नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन एक लंबी कहानी छोड़ गए हैं और यूपी में एक दुखती हुई ऐसी तस्वीर छोड़ गए हैं, जो पार्टी के अंदर भी लोगों को कष्ट पहुँचा रही है और पार्टी के समर्थकों को भी कष्ट पहुँचा रही है। अयोध्या में जहाँ पे भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया, 500 वर्षों बाद एक सनातन संस्कृति के आह्लादित होने का, उल्लास मनाने का गौरव प्रदान किया गया। अयोध्या के विकास में चार चांद लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अयोध्या गए। उन्होंने अयोध्या में शिलान्यास किया, प्राण प्रतिष्ठा की, रोड शो किया चुनाव के समय। लेकिन इसके बाद भी स्थानीय अयोध्या लोकसभा का जो प्रत्याशी है भाजपा का, वो जीत नहीं सका और इसका मैसेज बहुत दूर तक गया। अयोध्या वासियों से अगर आप बात करें, किसी दुकानदार से, कहीं भी किसी से, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, तो बहुत बुरा हो। 500 वर्षों के बाद अयोध्या की जो तस्वीर बदली थी, जो हमारा खोया हुआ गौरव वापस आया था, उसमें कहीं न कहीं बहुत ही कष्ट पहुँचा है लोगों को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया? वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत जगह स्थितियाँ बहुत खराब हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी 1 नंबर पे पहुँच गई है। कांग्रेस को भी एक संजीवनी मिल गई है, 6 सीटों पर कांग्रेस जीत गई है। अन्य किसी को, जैसे बहुजन समाज पार्टी तीसरी पार्टी थी, उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो आखिर ऐसा क्या हुआ अयोध्या में? कहा तो ये जाता था, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। ये गीत अयोध्या से ही शुरू हुआ था, लेकिन अयोध्या में ही हार गए और यूपी की 80 सीटों में भाजपा को केवल 33 सीटें मिल सकी। पिछली बार 62 सीटें मिली थी। अब की बार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, अमित शाह सभी कह रहे थे कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे और कहने के लिए तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम 79 सीटें जीतेंगे। 1 सीट उन्होंने क्योटो की, यानी वाराणसी की, काशी की छोड़ दी थी। पिछले 2 वर्ष कार्यकाल से लल्लू सिंह सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के और उन्हीं को तीसरी बार टिकट दिया गया था। तीसरी बार वो अपनी किस्मत आज़मा रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इतनी मेहनत के बाद करोड़ों लोग पूरे देश से, विदेश से आए, इतने उद्योगपति आए, वीआईपी आए और इतना कुछ उत्सव मनाया गया अयोध्या में और इसके बाद भी भाजपा का इतना बुरा हाल हुआ। बुरा हाल ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है, उसका वोट प्रतिशत लगभग 5% बढ़ा अयोध्या में और लगभग इतना ही भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ। और अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच का अंतर देखें, तो लगभग 56,000 का अंतर है और वहाँ पर जो मायावती का कैंडिडेट है, उसको 46,000 वोट मिले हैं और 7,500 वोट नोटा में गए। अगर नोटा और बसपा दोनों के वोट भी भाजपा में डाल दिए जाएँ, तो भी भाजपा का कैंडिडेट जीत नहीं सकता। इतनी बुरी हार है। क्यों ऐसा हुआ? ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। वैसे तो समस्याएँ बहुत हैं यूपी में और वो पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल है। लोग कहते हैं कि विदेशों का पैसा लगा, विदेशी शक्तियाँ इंटरेस्ट ले रही थीं, कई एनजीओ काम कर रहे थे, जॉर्ज सोरोस का पैसा आ रहा था, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या यूपी में और वाराणसी और अयोध्या जैसे जगहों को क्यों प्रभावित कर गई? अयोध्या में तो हार गए और काशी में मोदी की जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोध्या में। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीत गए और अवधेश प्रसाद पासी साधारण व्यक्ति नहीं है। वो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इसके पहले 9 बार के विधायक रह चुके हैं। उनको अखिलेश यादव ने अब की बार टिकट दिया और स्वाभाविक है कि उन्होंने जो जातिगत गणना का नारा देते-देते जातिगत समीकरणों पर ज़्यादा ध्यान दिया। वहाँ पर अनुसूचित जाति, दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ मिल्कीपुर को छोड़कर, जहाँ से अवधेश प्रसाद सांसद थे, सभी विधायक
भारतीय जनता पार्टी के। और अब जब लल्लू सिंह हारे हैं, ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में हारे, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो लल्लू सिंह हैं, उनका कनेक्ट जनता के साथ बहुत अच्छा नहीं था। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, कैंडिडेट अगर प्रभावी नहीं है, तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो अयोध्या में हुई, वहाँ राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो भी दुखी हैं। जो शॉपकीपर्स हैं, जो दूसरे निवासी हैं, प्रॉपर अयोध्या के, सभी दुखी हैं। सब भारी मन से कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और ऐसा कहने वाले वो लोग भी हैं जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं वोट दिया? अयोध्या में इतना विकास हुआ, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, इतना बड़ा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की कायाकल्प, बहुत सारी सुविधाएँ दी गईं, बहुत सारे होटल आ गए। अयोध्या में जो ज़मीन है उसकी कीमत आसमान छू रही है। एक और सबसे बड़ा कारण है कि अयोध्या में कई भवनों का, मंदिरों का अधिग्रहण हुआ एक तरीके से, सड़क चौड़ा करने के लिए, रामपथ बनाने के लिए। उस रास्ते में बहुत सारे घर पड़े, मंदिर पड़े, प्राचीन मंदिर, 100-100 साल पुराने मंदिर। प्रशासन ने उनको हटा दिया। कई मंदिरों को, घरों को इल्लीगल घोषित कर दिया गया और उनको हटा दिया। अब उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। आप सोचिए कि एक धार्मिक नगरी में, जहाँ 500 वर्ष बाद इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हिंदू चेतना का पुनर्जागरण का केंद्र बनने जा रहा है अयोध्या, वहाँ पर इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, लोगों की डिमांड थी कि कम से कम यहाँ भी उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के इश्यू में उन मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जा सकता था, शिफ्ट किया जा सकता था कहीं पर, लेकिन ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई। और अगर ये भी संभव नहीं था, तो उन्हें कंपनसेशन दिया जाता, उचित जगह पर ज़मीन दी जाती, ताकि जो हम लोगों की पौराणिकता है और जो प्राचीनता है राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई तमाम अ, स्थलों को लेकर, वो भी बनी रहती। और ये ऐसी जगह हैं, जिनका पौराणिक महत्व तो है ही है, उसमें हज़ारों लोगों की जीविका भी जुड़ी हुई है मंदिरों से। और प्राचीन भारत में तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था ही मंदिर आधारित थी। सरकार ने उनके लिए किया तो बहुत थोड़ा किया, या तो कुछ किया ही नहीं। जो बीच में दुकानें पड़ रही थी या दुकानों के जो किराएदार थे, उनको भी जो कंपनसेशन दिया गया, बहुत कम, नामात्र का दिया गया। और उसका एक बड़ा हिस्सा उनके मालिकों को भी दिया गया और उनसे कहा गया कि जहाँ कहीं भी नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दुकानें बन रही हैं, वहाँ उनको दुकानों में प्राथमिकता दी जाएगी। उनको दुकानें मिली भी, लेकिन उनसे जो पैसा लिया गया, बहुत ज़्यादा लिया गया। यानी जितना कंपनसेशन मिला, उससे कई गुना ज़्यादा निवेश करके उनको शॉप मिली। इसका बहुत विरोध हुआ और लोगों में बहुत नाराज़गी थी। मंदिरों में जो कंपनसेशन नहीं दिया गया, जिनको हटा दिया गया, उससे जो साधु समाज का संवर्ग है पूरा नाराज़ था। और इसलिए इन चुनावों में बहुत से साधु सन्यासी और महंत हैं, जिन्होंने भी साइकिल का साथ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण लग सकता है, लेकिन ये गुस्सा है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। एक और मनोवैज्ञानिक कारण है कि अयोध्या में इतने दिनों से इतने प्रोग्राम चल रहे थे कि अयोध्या बिल्कुल वीआईपी सिटी हो गई। वहाँ पर जो दुकानदार हैं, उनको घर जाने में, घर से अपनी दुकान पहुँचने में, ऑफ़िस से घर पहुँचने में, घर से ऑफ़िस पहुँचने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई रास्ता बंद है, कहीं डाइवर्जन है, कहीं कुछ है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी स्थानीय मंदिर होते हैं, इनफैक्ट बनारस में तो ऐसा शायद है भी, कि कुछ लोग हैं जो बेरोक-टोक जाते हैं। उनको पुलिस वाले भी मना नहीं करते, उनके पास कार्ड होता है और अगर कार्ड नहीं भी होता है, तो लोग पहचानते हैं उनको, कोई भी मना नहीं करता है। अयोध्या में जो स्थानीय लोग हैं, जो नित्य रामलला के दर्शन करते थे, टेंट में थे तब भी डेली जाते थे, उनको कोई नहीं रोकता था। अब उनके लिए पास की व्यवस्था हो गई है और पास भी इतना अपने आप में मुश्किल हो गया है कि उसके लिए सिफ़ारिश लगानी पड़ती है। ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगा। जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, वहाँ के स्थानीय निवासी जो रोज़ दर्शन करते थे और अगर इस तरीके का प्रतिबंध लग गया, तो एक तरीके से अपने आराध्य से दूर हो गए। इसलिए लोगों में बहुत नाराज़गी थी। लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। ये सही बात है कि करोड़ों लोग आए अयोध्या में, देश-विदेश से, दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से और सब बहुत प्रसन्नचित्त रहे। जो मोदी का रोड शो हुआ, उसमें भी बाहरी लोग ज़्यादा थे, स्थानीय लोग तो कम थे। भीड़ बहुत दिखाई पड़ी। लेकिन क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? उसका कारण यही है। और बाकी समस्याएँ तो उत्तर प्रदेश में जो दूसरी जगहों पे हैं, वो यहाँ पे भी थी। बेरोज़गारी की समस्या, महँगाई की समस्या,
पेपर लीक होने की समस्या, छुट्टा जानवरों की समस्या, ये सारी समस्याएँ यहाँ पर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वही थी टिकट रिपीटिशन की बात, जिसमें संगठन ने शायद योगी आदित्यनाथ जी की भी बात नहीं मानी। सिर्फ अयोध्या में नहीं, कई जगह। अंदर के सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 35 ऐसे स्थान थे जहाँ पर योगी जी टिकट उन लोगों को नहीं देना चाहते थे जिनको दिया गया, लेकिन उनकी एक भी सुनी नहीं गई। इस लेकिन ये टिकट देने में ऐसा क्यों किया गया? उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? लोग कानाफूसी कर रहे हैं आजकल, योगी जी से नज़दीकी रखने वाले लोग। वो उनका कहना है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह और योगी के बीच में प्रतियोगिता है। केंद्रीय नेतृत्व या आप कह सकते हैं अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी का परिवार संसद में भी बढ़ जाए। जैसे विधानसभा में है, अगर आज मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए तो बहुत विरोध होगा। बहुत सारे एमएलए पद छोड़ देंगे। तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अधिकांश के मेंटर हैं योगी आदित्यनाथ। और अगर संसद में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक है जब कभी सत्ता का संघर्ष होगा, तो वो योगी के साथ खड़े होंगे। इसलिए किसी अदृश्य शक्ति ने भाजपा के अंदर योगी जी की हुई सिफारिशें टिकट वितरण के लिए नहीं मानी और उनको ये भी बताया गया कि जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जिनको टिकट दिया जा रहा है, वो जीतेंगे नहीं। इसके बाद भी शायद पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि उनको लगता था कि वोट तो देंगे देंगे, कहाँ जाएँगे? आखिर में तो वोट कमल पे ही लगाएँगे वहाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अयोध्या भी इसका एक्सेप्शन नहीं रहा। तो इस तरीके से अगर आप ये देखें तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हो सकता है इसमें कोई दम ना हो। जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, वो तो यही कहती हैं कि सत्ता के संघर्ष में योगी को कमज़ोर करने के लिए, योगी को अलग-थलग करने के लिए टिकट वितरण में उनको कोई अहमियत नहीं दी गई और इसलिए एक और कारण ये है कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि वो आरएसएस के बिना भी चुनाव जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। लेकिन इतना बड़ा संगठन होने के बाद उत्तर प्रदेश में तो संगठन की जो क्षमता है उसकी असली परीक्षा हो गई। सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं रहा। कार्यकर्ता उदासीन हो गए क्योंकि उन्हें काम भी नहीं हो रहा था। और अनेक ऐसी समस्याएँ हैं कि जिसमें संगठन और सरकार एक-दूसरे के पूरक, संपूरक की भूमिका नहीं निभा रहे थे। तो इसलिए भी बहुत गैप रहा, संगठन सक्रिय नहीं हुआ चुनाव जिताने के लिए और सभी को ये लगता था कि पूरे भारत में पोज़ीशन बहुत अच्छी होने जा रही है अब की बार 400 के पार अगर थोड़ा बहुत यूपी में पोज़ीशन खराब भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे कि यूपी की पोज़ीशन खराब होने का मतलब है योगी की पोज़ीशन खराब हो। ऐसा लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यूपी की खराब पोज़ीशन केंद्र की पोजीशन खराब कर देगी क्योंकि केंद्र में सत्ता का रास्ता यूपी होकर ही जाता है। यूपी में खराब पोजीशन होने का मतलब है केंद्र की सत्ता बहुत डगमगा जाती है, वही हुआ। और कई जगह तो ऐसी हुई कि भाजपा का बस्ता भी नहीं लगा। मतलब आप निश्चितता ये समझ सकते हैं, एक ज़माना ये था कि जब पर्चियाँ घर में पहुँचाते थे स्वयंसेवक, पर्चियाँ तो भूल जाइए, बस्ता नहीं लग रहा है बूथ के पास में। तो ये आफ्टर ऑल पन्ना प्रमुख तक का अपॉइंटमेंट करने वाली पार्टी में ये सब कैसे ऐसा हो गया? और लोगों ने उसी समय कहा कि भई स्थिति बहुत खराब है, लेकिन ठीक है। तो इन सब कारणों से जो स्थानीय वोटर थे, बीजेपी के कमिटेड वोटर थे, उनको लग रहा था कि भई अब की बार 400 के पार तो ठीक है, नहीं जाते हैं। जो नाराज़ थे, वो भी नहीं गए और जिनको कोई नुकसान हुआ था, वो भी अयोध्या में वोट करने के लिए नहीं गए। और इस तरीके से लल्लू सिंह के पक्ष में हवा बिगड़ती गई और ये भी कहा जाता है कि जिस समय इनको टिकट दिया गया था, लोगों ने कहा था ये नहीं जीत पाएँगे। लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने उनका टिकट ना तो बदला और ये फैसला बरकरार रखा गया। कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उन लोगों ने भी आपत्ति की थी कि भई इनको बदला जाना चाहिए, लेकिन नहीं बदला गया। उनकी जगह कोई भी दूसरा होता तो शायद स्थिति खराब नहीं होती, हो सकता है जीत जाते, हो सकता है ना भी जीतते। एक और हिडन कारण उत्तर प्रदेश में चल रहा है बहुत दिनों से, 2022 के इलेक्शन के बाद से चल रहा है, लगभग 2 साल से बहुत तेज़ी से अभियान चल रहा है। आप ट्विटर पर, दूसरी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जो नव बौद्ध हैं या अम्बेडकरवादी हैं, उनका हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति के विरुद्ध दुष्प्रचार बहुत चल रहा है और इनमें दुष्प्रचार के अलावा इनकी यूनिटी भी बहुत अच्छी बन रही है। तो उसमें
जो अखिलेश का पीडीए है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो फ़ॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है। आज दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू विरोधी हो चुका है और ये हिंदू और सनातन विरोधी लोग मुसलमानों के साथ खड़े नज़र आते हैं और वोट देने के पैटर्न में भी अब की बार यही हुआ है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ वोट दिया और जब जैसे ही मोदी ने अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मुद्दा उठाया, उसके बाद तो मुसलमान तो गोलबंद हो गए, लेकिन हिंदू ध्रुवीकरण में नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें दलित और पिछड़े एक बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ थोक में वोट करने लगे उस पार्टी को जो बीजेपी को हरा सकती है। जहां समाजवादी पार्टी थी उनको वोट मिला, जहां कांग्रेस थी उनको वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी को भी मुसलमानों का वोट अब की बार नहीं मिला और उनके जो कमिटेड वोटर थे उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया या कांग्रेस को दिया। तो इस वजह से भी इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ट्रायंगुलर फाइट में भाजपा का फायदा होगा, भाजपा की बी टीम है बसपा, ऐसा नहीं है। बसपा ने भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक जो जातिवादी जहर जो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, उसका आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था 92 में, उसके बाद जो चुनाव हुए, काफ़ी गैप के बाद चुनाव कराए गए थे। तो जिस समय विवादित ढांचा टूटा, कल्याण सिंह की सरकार थी और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अपेक्षा थी कि अब जब कभी चुनाव होंगे, तो उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बनी। उस समय एक नारा उछाला जाता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अयोध्या में इसी तरह का एक नारा, बहुत कम लोग जानते होंगे, अ, आप तक पहुँचा या नहीं। वो नारा ऐसा था, "न अयोध्या न काशी, अब की बार अवधेश पाशी। न अयोध्या न काशी, अब की बार अवधेश पाशी।" अवधेश पासी की तुलना अयोध्या काशी के महत्व से की गई और इस नारे ने बहुत जोर पकड़ा। बहुत आई कैचिंग नारा हुआ। लोग अपनी सभाओं में वहाँ पर करते थे, ना अयोध्या, ना काशी, अब की बार अवधेश पाशी। और इस तरीके से अवधेश पाशी ने अपना चुनावी आंदोलन चलाया, मैं तो कहूँगा। और उस चुनावी आंदोलन में उन्हें खासी सफलता मिली। 56 हज़ार वोटों से उन्होंने लल्लू सिंह को हरा दिया। अब इसे भाजपा संगठन की जीत कहें उनको टिकट देने की, या संगठन की कमजोरी कहें, या शीर्ष नेतृत्व का अनदेखा कहें कि जिन्होंने सरकार की बात नहीं मानी। और जो कंपनसेशन देने के मामले हैं अयोध्या में, मंदिरों के लिए, भवनों के लिए, जमीन के लिए, उसमें सरकार कुछ कर सकती थी। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि योगी सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन कई अधिकारी तो केंद्र की पसंद के हैं। यहाँ पे मुख्य सचिव हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा, वो भी मोदी जी की पसंद हैं और अपनी पसंद का बमुश्किल योगी डीजीपी लगा पाए हैं प्रशांत कुमार को। उसमें भी कमियाँ ये है कि योगी जी के आस-पास भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी जमे हुए हैं और वो एक तरीके से एक ही पैटर्न है उनका समस्याओं के हल ढूँढने का, कम्युनिकेशन का। तो हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए था। इन अधिकारियों को भी चेंज किया जाना चाहिए था। अगर उनको अपने फ्रेंड्स और फॉलोवर्स बढ़ाने हैं योगी जी को, तो भी ज़रूरी है कि उनको हटा दें। नए आदमी हैं जिस पर उनका विश्वास हो, उनको लगाना चाहिए। क्योंकि इस तरह के सिस्टम से जो जैसा पूरा सिस्टम बन गया है, उसमें से बहुत काम की चीज़ें सरकार को नहीं मिल पाती। योगी जी शायद इससे भी अनदेखे रह गए कि कहाँ पे क्या माहौल चल रहा है और सब लोग मुगालते में रहे, काम हो गया। मोदी जी का मार्जिन भी कम हो गया। अगले वीडियो में कभी हम बात करेंगे दूसरे जिलों की, काशी की, क्यों बिगड़ा काशी का हिसाब-किताब और कहाँ-कहाँ बिगड़ा भारतीय जनता पार्टी का खेल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।